नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हल करने जा रहे हैं यूटेट फर्स्ट जो आज परीक्षा हुई थी उससे संबंधित शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था इसमें, ये सेक्शन जो है सेट नंबर बी है, तो हो सकता है आपका जो कुछ और हो सेक्शन तो आप मिलान कर सकते हैं। आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, विकास आगे बढ़ता है। तो चार ऑप्शन है इसमें, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, साधारण से सरल की ओर, जटिल से कठिन की ओर। तो जनरली जो विकास होता है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। तो जो समाज में परिवर्तन लाता है, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो समाज में परिवर्तन लाता है? जाति है, धर्म है, शिक्षा है या सरकार है? तो जाति, धर्म, सरकार, इनसे कभी भी समाज में परिवर्तन नहीं आता है। तो समाज में जो परिवर्तन आता है वो शिक्षा से ही आता है। तो इसीलिए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा भी गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए या फिर परीक्षाओं की संख्या को बढ़ा देनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना, हम अगर शिक्षण अभिरुचि प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे लिए जो बच्चा है वो भगवान है। तो उसी को देखते हुए हमने सब चीज़ें बनानी है। आपको टीचर के जो है पर्सपेक्टिव नहीं रखने हैं या फिर समाज के नहीं रखने हैं, सिर्फ बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही करना है। तो जो तीसरा प्रश्न है, तो इसमें ध्यान रखना है हमने वैयक्तिक भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सबसे सही आंसर है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए रोजगार के लिए अधिगम को तैयार करना, उन्हें उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, अधिगम को सुगम बनाना, आत्मविश्वास विकसित करना। तो सबसे सही आंसर इसका होगा अधिगम को सुगम बनाना। आगे बढ़ते हैं, स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? बुनियादी ढांचा और सुविधाओं पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर निर्भर करती है, या वित्तीय प्रावधान पर, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर, या शिक्षा की गुणवत्ता पर। तो ध्यान देना, सभी से जो है प्रभाव पड़ता है। बुनियादी ढांचे से भी प्रभाव पड़ता है, वित्तीय प्रावधान पर भी, और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो शिक्षा है, जो टीचर एजुकेशन है, इसका सबसे ज़्यादा जो गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। इसीलिए समय समय पर शिक्षकों की क्या होती है, उनसे संबंधित जो है ट्रेनिंग भी उन्हें दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छे अध्यापक से अपेक्षा है कि वह बच्चों को अच्छी गुणवत्ता के नोट्स लिखवाए, वह बच्चों को अपने नोट्स स्वयं तैयार करने को कहें, वह बच्चों में विषय का पूर्ण ज्ञान विकसित करें, या फिर वह बच्चों के चिंतन को भी उत्प्रेरित करे। तो सबसे जो एक अच्छा अध्यापक होता है वह हमेशा वो बच्चों के चिंतन को उत्प्रेरित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनने का अभ्यास करना, या उन्हें अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना, भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित करना, उपरोक्त सभी। तो आप देख रहे हैं कि तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कथन, प्राय और लड़कियाँ विज्ञान में कमज़ोर होती हैं, यह जो है सत्य धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है, अनुसंधान आधारित धारणा है, या उपरोक्त सभी है? तो देखिए, सत्य धारणा तो बिल्कुल नहीं है। प्रायः लड़कियां विज्ञान में कमज़ोर होती हैं, उन्हें मौके ही उतने नहीं मिलते हैं तो कमज़ोर होती हैं। ये हम कोई भी अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं ला सकते। लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित होती है, जेंडर बाइज्ड अवधारणा है, इस अवधारणा को बोलते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। हमारे समाज में पहले से जो है एक चीज़ बना गई कि लड़कियां जो है विज्ञान में कमज़ोर होती हैं, मैथ्स में कमज़ोर होती हैं, उन्हें घर का काम करना चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है। तो बाकी सत्य धारणा तो बिल्कुल नहीं है। अनुसंधानों पर तो ऐसे अनर्गल अनुसंधान तो होते नहीं। आगे बढ़ते हैं। 2 से 6 वर्ष आयु की अवस्था कहलाती है। जो 2 से 6 वर्ष की आयु की अवस्था है वो क्या कहलाती है? तो पूर्व बाल्य व्यवस्था कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है, उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है वो है 2 से 6 वर्ष की उम्र, और
जो उत्तर बाल्यावस्था है वो 6 वर्ष के बाद होती है, शैशवावस्था 0 से 2 होती है और किशोरावस्था 11, 12, 13 उसके बाद होती है। तो इसका सही आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो जो समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, समुदाय के सहारे पर, अध्यापकों के अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर, या शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उच्च गुणवत्ता पर। तो देखो समावेशी शिक्षा, तो जिन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, तो ये हमेशा निर्भर करेगी। देखो पाठ्य पुस्तकों पर बिल्कुल सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं करेगी, समुदाय पर भी निर्भर नहीं करेगी, शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उच्च गुणवत्ता पर भी नहीं करेगी, जबकि अध्यापकों में विवरणात्मक परिवर्तन करने पर ये जो है सबसे इफेक्टिव सिद्ध साबित हो गई। हो सकता है बाकी के जो ऑप्शन उनसे भी कुछ मात्रा में हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही आंसर है वो है जो है अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। आगे बढ़ते हैं। रीना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि बीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है? सिंपल सी बात है, व्यक्तिगत भिन्नता। हर किसी व्यक्ति के, हर किसी छात्र के सीखने की गति अलग अलग होती है, तो उसी से वो सीखता है, तो व्यक्तिगत भी भिन्नता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है हमारी प्रतिधारा, रिटेंशन की बात करते हैं बेंडूरा। आगे बढ़ते हैं। परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं। तो जो परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं वो हैं किलपैट्रिक इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये जॉन डीवी के शिष्य हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लय विद्यालय के उदाहरण हैं। तो लय विद्यालय के उदाहरण जो है प्रगतिशील विद्यालय, जो कि ये प्रगतिशील एजुकेशन के समर्थक भी हैं जॉन डीवी। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी द्वारा गणित में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भौतिकी की कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण है। तो देखो गणित और फिजिक्स, गणित में जो चीज़ सीखी गई है और भौतिकी में उसका उपयोग कर रहा है, यानी कि गणित, क्योंकि आपको पता है गणित और भौतिकी जो है उनका नेचर एक जैसा है, तो वह हमेशा सकारात्मक जो है ट्रांसफ़र होगा, पॉजिटिव ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि पॉजिटिव ट्रांसफ़र उसे कहते हैं अगर एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति में उपयोगी सिद्ध होता है तब उसे हम सकारात्मक अंतरण कहते हैं। नकारात्मक अंतरण उसे कहते हैं एक परिस्थिति में जो सीखा गया ज्ञान है और दूसरी परिस्थिति में बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, तो उसे नकारात्मक अंतरण कहेंगे। शून्य अंतरण में होगा जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कभी नहीं खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब एक निरंतरता का सिद्धांत इसमें लगेगा। जो निरंतरता का सिद्धांत है इसके अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो किया था मैकडूगल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अधिगम में विद्यालयों द्वारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने का अर्थ है। तो इसका अर्थ है किसी बात को परख और सत्यापन के पश्चात ही स्वीकारना। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इस पर जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इस पर जो है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 1 और 2 के बच्चे देखो कैसे सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं, लिखकर सीखते हैं, अमूर्त चिंतन, ये तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, या फिर मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। तो देखो 1 और 2 का बच्चा है, मूर्त अनुभव, उनके सामने जो चीज़ें हो रही होंगी उनसे ज़्यादा सीखेंगे। पढ़ के लिख के हो तो फिर रटना हो गया, अमूर्त उतना चिंतन उनके उसमें विकसित हो नहीं पाता है। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक के पास होना चाहिए, देखो क्या होना चाहिए? विषय का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षण पद्धति का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। छात्रों के विषय में ज्ञान होना ही चाहिए। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक परीक्षाओं से उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए केवल आवधिक परीक्षण। देखो ओनली वाले आंसर तो वैसे भी आपके सही नहीं होंगे, तो ओनली वालों को हटा देते हैं। दूसरे विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा परीक्षण, तो ये भी नहीं है, कोई परीक्षण नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं वाले तो क्वेश्चन जो पर हमने ध्यान देना ही नहीं। आवधिक परीक्षण सुधारात्मक उपायों के साथ, देखो परीक्षण होना चाहिए लेकिन सुधारात्मक उपायों के साथ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के हिसाब से एक अच्छा शिक्षक वो है जो बातें करने वाले को दंडित करता है, निगेटिव है नहीं। उदासीन है, निगेटिव है नहीं। कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, देखो ये तो बिल्कुल वो वाला हो गया कि जिसे जो डरा धमका के भी हो सकता है, तो निगेटिव है।
सोचता है कि बातचीत का सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो सही बात है, अच्छी जो पॉजिटिव चीज़ है उसी को हमने लेना है। बढ़ते हैं आगे। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। तो सही आंसर होगा डी। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार कहा गया है, तो यह विचार कहा गया है जीन पियाजे द्वारा। तो ध्यान रखना, जीन पियाजे ने क्या कहा है, जो विचार हैं कि जो है वो भाषा को क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं, यानी विचार अफेक्ट करते हैं भाषा को। जबकि वाइगोत्स्की ने भी कहा है विचार और भाषा की बात, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि विचार और भाषा जो है एक साथ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे को साथ साथ प्रभावित होते हैं, और 3 वर्ष की आयु के बाद वो क्या करते हैं? एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, विचार और भाषा। जबकि जीन पियाजे ने विचार जो है भाषा को प्रभावित करते हैं, ऐसा कहा था। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सिंपल सी बात है, बड़ों की तरह तो नहीं, पिता की तरह भी नहीं, सामान्य तो बिल्कुल नहीं, और दोस्त की तरह दोस्त बनकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो स्किनर क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत को ही पुनर्बलन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। वैसे पुनर्बलन का जो सिद्धांत है ये दिया था हल महोदय ने, तो हल महोदय ने दिया था, लेकिन जो कहा जाता है कि पुनर्बलन सिद्धांत के रूप में क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? हमें जो है केंद्र पर रखना है विद्यार्थी को, तो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है किस प्रकार का है? देखो, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। देखो उसमें ठीक, शाबाश, तो उसमें सकारात्मकता आ रही है, और एक प्रकार का शब्दों के द्वारा है तो शाब्दिक और पुनर्बलन भी है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे। परामर्श में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चे को अनुशासन में रखना, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना। तो देखो निगेटिव आंसर को देखना है, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना। देखो ये तो सम्मिलित होता ही है। परामर्श अगर आपको दे रहे हैं तो बच्चे के दृष्टिकोण को समझे बिना तो दे नहीं सकते। बच्चे की समस्या को धैर्यपूर्वक सुनते हैं हम, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करते हैं, तभी वो पूरी बात बता पाता है। बच्चे को अनुशासन में रखना, तो अनुशासन में रखेगा तो उसमें परामर्श का कोई बात ही नहीं हो पाएगी। तो जो निगेटिव आंसर है वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर सी इसका आंसर है। अंतिम प्रश्न है आज का। निम्न में से खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फ्रोबेल। इन्हीं को खेल विधि का प्रतिपादक माना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के 30 क्वेश्चन थे। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर जो है डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी कुछ समय बाद हम यूटेट सेकेंड की शिक्षण अभिरुचि भी आपके सामने लाएंगे। तब तक आप देखिए, मिलाइए। अगर कुछ गलती हुई है इसमें तो आप जो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।